बड़ी मैं सभी का स्वागत करता हूं बच्चों फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। बच्चों इस वीडियो को देख के मैं गारंटी के साथ बोलूंगा आपके 11 का पूरा सिलेबस कवर करके दूंगा। 10 के 10 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, मतलब 20% सिलेबस डिपेंड ऑन क्लास 11। किसके लिए? सीईटी के लिए। ये बच्चे नए बच्चे तो भी देखो, ओल्ड बच्चे ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों बच्चे देख सकते हैं। बच्चों मैं इसमें आपके 10 गुण 10 मार्क कवर करके देने वाला हूं जो क्लास 11 के सिलेबस पे सीईटी पे डिपेंड है। आपको पता है यूनिट मेजरमेंट, स्केलर, फोर्स, फ्रिक्शन है ना, रिफ्रैक्शन, रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों तो देखो सबसे पहले मेजरमेंट चैप्टर में आपको क्या पूछ सकते हैं बच्चों? सबसे मेन आपको यूनिट पता रहे तो हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो कोई भी चीज के डायमेंशन निकालना, ठीक है। बाद में बच्चों यहां पे परसेंटेज एरर के ऊपर फोकस करो। बस ये 2 सवाल बनाओ बच्चों, 100% आपका एक सवाल बनेगा। एक तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर सवाल होगा या परसेंटेज एरर पे सवाल होगा। ध्यान देना, सिंपल सी बात है। जैसे कि कोई भी एक चीज रही, जैसे कि बदल दे कि यहां पे a का स्क्वायर, b का पावर हाफ, c का 3/2, इसका परसेंटेज एरर कैसे निकालते बच्चों? देखो इसको लिखते हैं डेल a बाय a, लेकिन इसका पावर हाफ है, सॉरी 2a2, तो 2 को नीचे उतार दे, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिन, ठीक है। प्लस करना दूसरी वैल्यू। अब इसका पावर इसको नीचे उतारो, डेल b बाय b, ठीक है। प्लस तीसरी बात कैसे करना? इसका पावर भले वो डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो, प्लस ही करना है, ध्यान देना है बच्चों। डेल सी बाई सी, जैसे कि देते वैल्यू बच्चों, ए की वैल्यू 2%, बी की वैल्यू 4%, सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास है समझो 6%। तो डालो यहां पे 2 × 2, यहां पे हाफ, यहां पे 4, यहां पे 3/2 × 6, तो ये हो गया 3 बच्चों। तो ये 4, ये हो गए 2, ये हो गए 9। तो आपको समझ में आता है बच्चों, यहां पे 15%। बात समझ में आ रही? परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। सिंपल सी बात, मतलब बच्चों आप लोग सिंपल तरीके से कर सकते हैं। पहला चैप्टर कवर करना बहुत इजी है, बहुत ही इजी। 100% इसका नंबर आपको आना ही चाहिए कोई भी हालत में। हो गया ये, मतलब यूनिट कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं आता है बच्चों तो मेरा जो प्लेलिस्ट बनाई वाली है सीईटी कोर्स के लिए, वो जाके देखना है। नेक्स्ट स्केलर एंड वेक्टर में क्या पूछते हैं? सबसे पहले बच्चों रिजल्टेंट जो भी है ये पूछेंगे, ये p² + q² + टॉइस pq cos थीटा, या डायरेक्शन निकालने के लिए थीटा = या अल्फा जो भी tan इनवर्स q sin थीटा डिवाइड बाय p + q cos थीटा। बच्चों बस एक हो गया। अब लोग ये भी निकाल सकते हैं, ये एक फार्मूला याद है बच्चों, स्प्लिट जब होते हैं कोई वेक्टर rx² + ry², समझ में आ रहा है? या p.q, डॉट प्रोडक्ट पता है ना, pq cos थीटा, इसके ऊपर इसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं नहीं बता सकता क्या क्वेश्चन होगा, लेकिन इस फार्मूले के पे या क्रॉस प्रोडक्ट होगा बच्चों, यहां पे p क्रॉस q होगा pq sin थीटा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? डॉट प्रोडक्ट रहा तो, क्रॉस प्रोडक्ट रहा तो क्या करते हैं, ये पता होना चाहिए। इस तरीके से इस फार्मूले पे 100% एक सवाल होगा बच्चों, या कोई क्वांटिटी थ्योरेटिकली क्वेश्चन। स्केलर है या वेक्टर, एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर भी होती है बता तो बच्चों, जूम, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी पता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम, एक्सियल वेक्टर पता है ना आप लोगों को। तो ये चीज के ऊपर फोकस करो, श्योर इसके ऊपर एक फार्मूले के ऊपर या थियोरेटिकली जो बता रहा हूं इसके ऊपर हमारा सवाल बन सकता। ऐसे ही सवाल आते बच्चों, मतलब ज्यादा प्रॉब्लमेटिकली सवाल नहीं होते 11th सिलेबस पे। उसके बाद में बच्चों फोर्थ चैप्टर में सबसे पहले न्यूटन्स लॉ करो अच्छी तरह से। कौन से? न्यूटन्स लॉ। तो F = ma/q है, पता है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, जो भी आपके, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों भी लॉ अच्छी तरह से करो, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, यहां पे आपके लिए जो क्वेश्चंस आते हैं और भी किसके ऊपर आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फोर्स के टाइप पता होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी फोर्सेस है उसके। अब उसमें क्या है बच्चों, ये फार्मूला ऑलरेडी आपको पता है, तो ये फार्मूले करने की जरूरत नहीं है आपको,
ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी फार्मूला F इज इक्वल टू पता है ना 1/4πε/Q1 Q2/r²। ये फार्मूले पता है, ये आपको ज्यादा मैं इसका इंटेंशन नहीं दूंगा। उसके बाद में इलास्टिक कोलिजन और नॉन इलास्टिक कोलिजन, तो इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है नहीं होता है, थ्योरेटिकली भी क्वेश्चंस करना चाहिए। मोमेंटम कब कंजर्व होता है, एनर्जी कब कंजर्व, ये सभी चीजें आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बच्चों इसका आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो वर्क डन क्या होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता है ना, फाइनल जैसे यम v2² माइनस यम v1 बोलो या यू बोलो, यार आपकी मर्जी, जैसे लिखा है आपके बुक्स में वैसे तैयारी करना है आप लोगों को, आपकी मर्जी, आपको कैसे दिए वाले क्या दिए वाले इसके। उसके बाद में इलास्टिक नॉन इलास्टिक कोलिजन में आपको स्पीड निकालने के लिए बोलते हैं, वो भी आना चाहिए। और यहां पे कोएफिशिएंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2, ये एक फार्मूला आपको इंपॉर्टेंस है, कोएफिशिएंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर भी सवाल आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद में बच्चों आपको मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, हमने कितने बार पढ़ा है बच्चों, एक्चुअल में ये फार्मूला टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ऐसे अलग अलग फार्मूले इसके टॉर्क के फार्मूले देखे हमने एंगुलर में और इसमें, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आर क्रॉस एफ, ये जो सभी फार्मूले, इस फार्मूले को अच्छी तरह। उसके बाद में सेंटर ऑफ मास का फार्मूला वो भी पता होगा, सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होता है m1 r1 प्लस m2 r2² डैश करके लिख देना यहाँ पे m1 प्लस m2। तो ये सिंपल फार्मूले के ऊपर फोर्स में आपको सवाल आते हैं बच्चों। इसमें आपको थ्योरेटिकली सवाल आ सकता है, इसमें भी आ सकता है आपको फोर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, कोई ब्लॉक रखा तो स्लाइडिंग कर रहा है तो इसका सिंपल सवाल होंगे, जैसे कि एक टेबल है, टेबल पे कोई एक ब्लॉक रखा है, यहां पे पुली रखी है बच्चों, यहां पे मास लगा है, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट साइड में लगेगा, बराबर है, इसके ऊपर टेंशन आएगा। तो ये सवाल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को फ्रिक्शन इन सॉलिड एंड लिक्विड में पढ़ा है, वो जाके देख लेना, बात समझ में आ रही है। कोई दो ब्लॉक रहे तो यहां पे एक स्ट्रिंग होती है, तो यहां पे फ्रिक्शनलेस रहा तो क्या होता है, टेंशन, ये टेंशन T1 होगा तो ये टेंशन T2 होगा, ये टेंशन स्ट्रिंग सेम रही तो टेंशन सेम रहता है। एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है तो ये देव, एक्सेलरेशन ऊपर होता तो इधर लगाओ, है ना। यहां पे थोड़ा आप लोगों को न्यूटन्स लॉ लगा के हम लोग फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ऐसे मैंने एग्जांपल लिया ऑलरेडी। उसके बाद में और कुछ फार्मूले, प्रेशर का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, यार हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब 11th के सिलेबस पे जो सवाल होते हैं ना बच्चों, वो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं, मतलब ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं है। एच रो जी इसी का बना सकते हैं हम लोग, पता है ना, mg मास का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बना के फार्मूला बना सकते हैं। कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स पर यूनिट एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डिवाइड बाय डिस्टेंस रहा तो स्टोक्स लॉ पता है आपको, ये भी पता है, टर्मिनल रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, बोर्नेलिस प्रिंसिपल क्या है, ये इसके ऊपर फोकस करना बच्चों। ये फ्रिक्शन में इसके अलावा आपको कोई सवाल नहीं मिलेगा, मतलब बहुत सिंपल और इजी कहानी है। उसके बाद में बच्चों हम लोग रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट के बारे में, स्नेल्स लॉ सबसे फेमस, स्पीड ये वेवलेंथ का रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी सेम क्योंकि सोर्स सेम है बच्चों, सोर्स एक ही रहा तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ध्यान में रखना है, ओके। क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं, म्यू कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं, ये पता होना चाहिए बच्चों। सिंपल कहानी है, ज्यादा किसी का रिफ्रैक्ट इंडेक्स भी पता नहीं होना चाहिए, वाटर का कितना है, एयर का कितना है, ठीक है ना, किसी सब्सटेंस का, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और यही इस क्रिटिकल एंगल से ही बच्चों हमने ये लाइट आई, जिस एंगल पे लाइट परपेंडिकुलर हो जाती है नॉर्मल को, या इस सरफेस को प्लेन पैरेलल हो जाती है, तब क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इसको। और ये कहां करते बच्चों, मेरे ख्याल से अपन केबल इस्तेमाल करते हैं, रे ऑप्टिक केबल, ऑप्टिक केबल पता है ना, उस ऑप्टिक केबल में ऐसे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत ही मायने करता है। ये सिंपल चीजें आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब स्प्लिट अप होना, स्कैटरिंग होना, है ना, ये चीजें थोड़ी पढ़ना है बच्चों आप लोगों को। और ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है ये अच्छी तरह से पढ़ना है। प्रिज्म में कैसे लाइट स्पीड होती है, जैसे लाइट गई तो किसकी वेवलेंथ ज्यादा किसकी कम है, अब मैं ये बताते रहूंगा तो नहीं होगा मेरा लेक्चर 10-15 मिनट में, मुझे 10-15 मिनट में खत्म करना। तो ये पता होना चाहिए कि रेड लाइट की क्या है वेवलेंथ,
वायलेट की क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोगों को रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट में स्नेल्स लॉ फोकस करो, इस फार्मूले के ऊपर सवाल आ सकता है। और थ्योरेटिकली सवाल क्या आएगा, वेवलेंथ किसकी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कम होती है ज्यादा होती है, सोर्स सेम रहा तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगी, रेनबो के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में स्कैटरिंग ऑफ लाइट बच्चों, इसको भी ध्यान देते हुए ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों होता है, क्या होता है, इसके भी सवाल के आंसर आपको देना है। उसके बाद में बच्चों रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट में आपको पता है मिरर का फार्मूला पता होना चाहिए, मिरर इक्वेशन। रिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल कर्व सरफेस रहा तो लेंस मेकर, मतलब लेंस मेकर जो फार्मूला बना 1/f पता है ना, म्यू 2/, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा बच्चों। लेंस फार्मूला यहां पे थोड़ा आप लोगों को हो सके, अगर आपको बहुत दिक्कत लगती है तो इसको स्किप भी किया तो चलेगा, क्योंकि मुझे पता है बच्चों इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है। लेकिन अगर आपको करना ही है तो ऑलरेडी मैंने अपने जो भी यूट्यूब चैनल पे अपनी प्लेलिस्ट बने वाली सीईटी के लिए, वहां पे जाके देख सकते बच्चों, सभी के फार्मूले मैंने बना के दिए। ठीक है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए बच्चों, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी फार्मूले वो भी लर्न करना है। साथ में बच्चों आप लोगों को यहां पे ये डीडीवी पता है ना, डिस्टेंस विजन है ना, तो ये भी पता होना चाहिए। सिंपल सिंपल चीजें हैं, थोड़ा सा करना पड़ेगी। अगर टेलीस्कोप के लिए मैं लिख दूं ये मैग्नीफाइंग पावर, तो उसके लिए फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। यहां पे मैग्नीफाइंग पावर के लिए यहां पे F0 डिवाइडेड बाय, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं E, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की बात चल रही है। तो और भी ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, आप लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए फार्मूले लिखना है। ठीक है, सेम यही बच्चों आप लोगों को इसी फार्मूले के ऊपर सवाल 100% एक बनेगा। मेरे ख्याल से अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो नहीं भी किया तो भी चलेगा। उसके बाद में बच्चों हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसी की मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम सवाल आ चुका है बच्चों, देख लेना। या टॉर्क के ऊपर फोर्स निकालना, मतलब टॉर्क, तो ये जो है मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, ये लॉरेंस फोर्स बच्चों, इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है, QE। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लॉरेंस फोर्स होता है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। सिंपल फार्मूले यार, आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे इसके ऊपर तो आपको भी आ सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक और राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मैग्नेटिक फोर्स या इसके ऊपर नीचे के ऊपर कोई ना कोई तो एक सवाल बच्चों, इसके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं बनते। ये फार्मूले टोटली 12th में यूज करेंगे हम लोग। IBL sin थीटा क्या होता है, QEB sin थीटा भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी 12th में इस्तेमाल करेंगे। ये सभी 12th में इस्तेमाल किए, इसलिए बच्चों ये 2 चैप्टर तो आपको ऑफर में है, मतलब बोलने के लिए है। क्लास 11 एक्चुअल में क्लास 11 के क्या नहीं, 12 के लिए बहुत काम आने वाले, क्योंकि एज इट इज इसी चैप्टर का अपग्रेडेशन, मतलब अपग्रेडेशन इस्तेमाल किया है, अपग्रेड किए गए हैं, सॉरी थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम, अपग्रेड करते हुए 12 में पढ़ रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं। ये फार्मूले करने की जरूरत है, ऑलरेडी 12 को अगर आपको पढ़ना है 12 के चैप्टर को तो ये करना चाहिए। तो भी बच्चों मैंने यहाँ पे सीईटी पे बहुत अच्छे तरह से लेक्चर बना के रखे, वो देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बच्चों मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है, 5/6 ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल, पोल स्ट्रेन, स्मॉल एम कौन है, पोल स्ट्रेन, कैपिटल एम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम बच्चों। एक्सिस पे इतनी मिलती मैग्नेट के, और कोई कॉइल रहा तो ये लिखना है बच्चों करंट, बस यम के जगह पे हम लोग इसका मतलब लिख सकते हैं। देखो यम के जगह पे ये एन आई, कैपिटल एम, दोनों फार्मूले सेम है कि नहीं, सिमिलरिटी। ये फार्मूला ऑलरेडी हमने इस्तेमाल किया बच्चों, कहा तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये 2 चैप्टर बच्चों आपके लिए ऑफर है बच्चों। मैंने आपको या 15-16 मतलब 14-15 मिनट में बच्चों पूरा 11 का मैंने किसकी तैयारी करनी चाहिए इसकी हेल्प की। आप बोलेंगे सर पूरे के पूरे नहीं दिए मैंने कंटेंट, लेकिन इस फार्मूले पे करोगे बच्चों मैं 100% बताऊंगा, 10 में से 9 मार्क आपके पक्के होंगे 100% इसी के ऊपर। या बहुत ही किसी के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुए तो इतने तो होंगे, मैंने जितना दिया इसके ऊपर 10 में से 8 या 10 में से 10 भी ले सकते हैं, मैंने जितना बोला उतना। किसी को ऑप्टिक्स का थोड़ा कठिन मतलब थोड़ा हार्ड लगता है तो इसलिए 9 बोला है मैंने, बाकी कुछ नहीं। मतलब होता है ना कभी कभी किसी को रे ऑप्टिक्स थोड़ा हार्ड जाता है, किसी को फ्रिक्शन हार्ड जाता है तो आई 8 पकड़े। लेकिन बच्चों मैं श्योर बोल रहा हूं कि आपके ये
कंटेंट करने के बाद इस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, लेकिन बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। 11th की बुक्स लेना है बच्चों, इस टेक्स्ट बुक को पढ़ो। इसमें आप लोगों को क्या आ सकते हैं, और मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है, मैग्नेटिक एक्सिस, पोल, इक्वेटर, इस चीज को पढ़ो। जियोग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये सभी कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। इसके ऊपर थ्योरेटिकली भी सवाल आ सकता है बच्चों। तो होप है कि सभी बच्चे अच्छी पढ़ाई करते रहेंगे, हम लोग आपके हेल्प में है। लेकिन आप अपनी जारी रखना, लॉकडाउन के कारण डिप्रेस मत होना। आप अपनी स्टडी जो कंटिन्यू करेगा पढ़ाई, वही बच्चों सक्सेस है, अदरवाइज फेल होंगे। 2 साल क्या क्या इसको इंपॉर्टेंट नहीं, इस महीने क्या कर रहे हो, इससे आपके परसेंटेज स्कोर होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।